आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने आज कॉरपोरेट फार्मों में साइबर जालसाजों से सावधान रहने की चेतावनी दी, जो ईमेल को निशाना बना रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से अधिकारियों का रूप धारण कर रहे हैं। एक वीडियो संदेश में सज्जनार ने कहा कि साइबर अपराधियों ने एक नई और बेहद चालाक व्हाट्सएप पर किसी और का रूप धारण कर धोखाधड़ी की योजना शुरू की है, जिसका खास निशाना बिजनेस हेड, सीईओ, सीएफओ और अकाउंटेंट है। उन्होंने बताया कि ये साइबर धोखेबाज ऑफिशियल ईमेल पर नुकसान पहुंचाने वाले फिशिंग लिंक भेजकर उन्हें निशाना बनाते हैं। ऐसा करके वे कंप्यूटर में मालवेयर डाल देते हैं और फिर सिस्टम का पूरा रिमोट एक्सेस हासिल कर लेते हैं। सज्जनार ने कहा कि कंप्यूटर का एक्सेस मिलने के बाद वे चालू व्हाट्सएप वेब सेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं और सीईओ या सीएफओ बनकर अकाउंटेंट को धोखे भरे मैसेज भेजते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक संदेश में सज्जनार ने कहा कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे साइबर अपराधी भी धोखाधड़ी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृष्ट तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में हमारे सामने साइबर अपराध के 2 ऐसे मामले आए जिनमें प्रतिष्ठित कॉरपोरेट कंपनियां शामिल थीं। इन कंपनियों के अकाउंटेंट्स को व्हाट्सएप पर ऐसे संदेश मिले जिनमें भेजने वाले ने खुद को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बताया था। तो वही आगे उन्होंने सबसे अपील करते हुए इन सब फर्जी सोशल मीडिया से बचने और फर्जी मैसेज से बचने का आगाह किया है। यूसीसी बिल पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार उन संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन कर रही है जो हमें अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी की गारंटी देते हैं और मुसलमानों पर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम थोप रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि तलाक के लिए व्यभिचार के सबूत की जरूरत, न्यायिक रोक, असाधारण परिस्थिति या ये सभी हिंदू धर्म का हिस्सा है। उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और अफेक्टेड पार्टी कौन है? मुसलमान है। इसलिए है कि हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 14 में। आप उन सब का वायलेशन करके आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो मुसलमानों के ऊपर आप लागू कर रहे हैं, जो सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बताइए कि कैसे, और फिर आपने उसमें एक और सेक्शन बना दिया कि 16% पॉपुलेशन है ट्राइबल का। उसमें आपने क्या बोल दिया उसमें कि मिसाल के तौर पर इस्लाम में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई तस्वुर नहीं, हिंदू धर्म में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का तस्वुर है, उसको एक्सेप्ट किया था, आप उसको मुसलमानों पे लागू कर रहे। चौथी बात यह है कि वो पर्सनल प्रॉपर्टी में आपने बोल दिया कि चाइल्ड इन वूम, आपने डिवोर्स का मसला बना दिया कि नहीं, अब तलाक होगा ही नहीं, खुला भी नहीं होगा, मुबारात भी नहीं होंगे। अब किसी का शादी खत्म करना है मुसलमान को तो उसको एडल्ट्री प्रूफ करना पड़ेगा, फिर उसको 6 महीने जुडिशियल सेपरेशन, फिर आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कोर्ट को दिखाना पड़ेगा। बीआरएस के हुजूराबाद से विधायक पौडी कौशिक रेड्डी आज हैदराबाद में सीआईडी के सामने पेश हुए। यह पेशी जनवरी में हुए समक्का सरलम्मा जतारा के दौरान कथित तौर पर गैर कानूनी रूप से जमा होने और पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालने के मामले के संबंध में की गई थी। यह मामला मुलुगु जिले में 28 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित 4 दिवसीय आदिवासी उत्सव मेदराम जतारा से संबंधित है। रेड्डी, उनका परिवार और उनके समर्थक एक त्यौहार में शामिल होने जा रहे थे, तभी करीमनगर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि त्यौहार में केवल सीमित संख्या में वाहनों को ले जाने की अनुमति है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने चुनौती दी है कि अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यह साबित कर दे कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटियां लागू हो गई हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। संजय ने आज हुजूराबाद मंडल के सिरसपल्ली के पास प्रस्तावित डंपिंग यार्ड का दौरा करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया, अगर रेवंत रेड्डी इसे साबित करने में नाकाम रहे तो उन्हें अपने पद से
हट न जाना चाहिए। क्या वह यह चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? केरल में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते हुए रेवंत रेड्डी स्थानीय लोगों को यह कहकर गुमराह कर रहे हैं कि तेलंगाना में 6 गारंटियां लागू की जा रही हैं। संजय ने कहा कि यह बात बिल्कुल गलत थी और उन्होंने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री केरल के मीडिया कर्मियों के साथ तेलंगाना का दौरा करने के लिए तैयार हैं। तेलंगाना में SIR अप्रैल में नहीं होगा। हालांकि हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य जिलों में इसकी मैपिंग शुरू हो चुकी है। एक रिपोर्ट में तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी C सुदर्शन रेड्डी के हवाले से कहा गया है कि यह प्रक्रिया अप्रैल में नहीं होगी और इसके मई में होने की संभावना है। रेड्डी ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI का पूरा अमला पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चुनाव में व्यस्त है। इसी बीच हैदराबाद और मिर्चल मल्काजगिरी जिलों में मैपिंग की प्रक्रिया धीमी चल रही है। इस मुद्दे पर CEO ने एक मीडिया को बताया कि अगर मैपिंग इसी धीमी गति से चलती रही तो असल SIR अवधि के दौरान यह एक मुश्किल काम बन जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में गैस की समस्या है, लोग कतारों में फंसे हुए हैं, यह सबके लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। वह ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि उसकी विदेश नीति सही नहीं है। आज हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी विदेश नीति सही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, देश में गैस की समस्या है, लोग क्यों में ठहरे हैं, ऑटो वाले हैं, दुकान वाले हैं, दूसरे लोग हैं, कार वाले हैं, सबको वो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। सरकार उधर ध्यान देना चाहिए, वो नहीं दे रही है क्योंकि इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है, विदेश नीति जो है वो ठीक नहीं है। उस विदेश नीति के लिए आज हम लोग उनके विदेश नीति सही नहीं रहने की वजह से आज हम सफर हो। 179 का जो चर्चा करे के वो तैयार नहीं हो गए। मैंने यही कहा ना, हमने तो नोटिस दिया था, नोटिस दिए तो भी वो लोग तैयार नहीं थे। पंचराज्य चुनाव में इसी बार ये बागलकोट और दावड़गेरे उपचुनाव पर बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि कांग्रेस ने वाल्मीकि विकास निगम में फंड लूटा और कई घोटाले में शामिल रही। हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी उपचुनाव जीतेगी क्योंकि लोग कांग्रेस और उसके भ्रष्टाचार से नाराज हैं। हमारे उम्मीदवार अनुभवी हैं, उन्होंने पहले भी लोगों की सेवा की और शिक्षा के माध्यम से आज भी सेवा कर रहे हैं। नहीं है, राबर कांग्रेसी लोग है। वाल्मीकि डेवलपमेंट कारपोरेशन का पैसा कौन लूटा? कांग्रेसियों ने लूटा। एक्साइज क्या स्कैम में 6000 करोड़ कौन लूटा? कांग्रेसियों ने लूटा। मूडा स्कैम कौन किया? कांग्रेसियों ने किया। लूटर कौन है? हम नहीं, कांग्रेसियों ने लूटर है। हर चीज का दाम बढ़ा करके जनता को तकलीफ कौन किया? कांग्रेसियों ने तकलीफ किया, हम नहीं। लुटेरी गैंग कांग्रेसियों ने है। पहले 2G स्कैम कौन किया? शुगर स्कैम कौन किया? बैंकिंग स्कैम कौन किया? हर जगह में स्कैम करके लुटेरी गैंग के वजह से लूट लिया कौन है? कांग्रेसियों ने। वो लुटेरी गैंग हमारे ऊपर आरोप करता है क्या? कांग्रेसियों ने लुटेरी गैंग को लीड कर रहा है, हम नहीं, भाजपा नहीं। उपचुनाव हो रहा है, हमको विश्वास है भाजपा जीतेगा। कारण क्या है? कारण जनता नाराज है, कांग्रेस के खिलाफ जनता नाराज है, कांग्रेस का भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता है, प्राइस राइज के खिलाफ जनता है। उसके वजह से भाजपा जीतेगा, वो पक्का है। अपना प्रत्याशी भी अनुभवी है, पहले MLA रहे और उसके साथ साथ उन्हें जनता को सेवा किया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जनता को सेवा कर रहा है। उसके वजह से अपना प्रत्याशी के बारे में जनता प्रेम रखा है। हमको विश्वास है भाजपा पक्का जीतेगा। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि आज मुंबई और मैं बागलकोट चुनाव के लिए प्रचार करने आए हैं। बीजेपी के लिए यह एक अच्छा मौका है क्योंकि सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के पिछले 3 सालों में राज्य में कोई विकास नहीं हुआ है। सिद्धरामैया और DK शिवकुमार के बीच सिर्फ भ्रष्टाचार और कुर्सी की लड़ाई चली। कर्नाटक की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को नकार देगी क्योंकि यह हिंदू विरोधी, दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के गनमैन और ड्राइवर पर हमले का मामला सामने आया है। यह घटना केरल के वंडूर इलाके में हुई, जहां पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
पुलिस के अनुसार यह घटना शुक्रवार शाम 7:30 बजे चिलिथोड़ी इलाके में हुई। उस समय शशि थरूर एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रास्ते में चिलिथोड़े पुल के पास सड़क संकरी होने की वजह से जाम जैसी स्थिति बन गई थी। इसी दौरान 2 गाड़ियों में सवार 5 लोगों ने थरूर के काफिले को रोक लिया। एफआईआर के मुताबिक जब गनमैन रतीश केपी ने रास्ता साफ करने के लिए आगे खड़ी गाड़ी को हटाने को कहा तो आरोपियों ने गनमैन और ड्राइवर पर हमला कर दिया। इस मामले में गनमैन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि एक आरोपी को देर रात हिरासत में ले लिया गया, जबकि बाकी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वह इस मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कल रात जब मेरे सिक्योरिटी गार्ड पर हमला हुआ तो उसके बारे में चिंता जताने वाले सभी मैसेज और कॉल से सच में बहुत अच्छा लगा। वह ठीक है और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसी के साथ उन्होंने सबका शुक्रिया भी अदा किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केरल में अलापुझा में एक रैली के दौरान एलडीएफ पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद एलडीएफ में कुछ भी लेफ्ट नहीं बचेगा और पार्टी अपनी असली सोच से दूर हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और यूडीएफ कई सालों से एलडीएफ के खिलाफ लड़ते आए हैं। पहले एलडीएफ कुछ खास विचारों के लिए जाना जाता था जिनसे कांग्रेस की असहमति थी, लेकिन अब वो अपने ही विचारों से समझौता कर चुका है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि एलडीएफ सरकार के पिछले एक छिपा हुआ हाथ काम कर रहा है जो लोगों को बांटने वाला है और संविधान को नहीं मानता है। राहुल गांधी ने कहा कि केरल में अब बीजेपी, आरएसएस और एलडीएफ के बीच एक तरह का संबंध दिख रहा है। राहुल गांधी ने एलडीएफ के नेताओं को मौके का फायदा उठाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कुछ नेता सिर्फ सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें किसका समर्थन मिल रहा है। वहीं पार्टी के कुछ पुराने कार्यकर्ता इस स्थिति से दुखी और नाराज हैं। पथनमथिट्टा में प्रधानमंत्री मोदी ने आज जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पहले भी यहां आया हूं, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ और है। केरल में अब सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 9 अप्रैल को वोटिंग और 4 मई को दशकों के कुशासन के अंत की घोषणा होगी। यह पक्का हो चुका है कि एलडीएफ सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केरल में पहली बार भाजपा एनडीए की सरकार आने वाली है। तिरुवल्ला में इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति एनडीए पर आप लोगों का ये भरोसा, मेरी माताओं बहनों का ये स्नेह और ये विश्वास पूरे केरल में आज ऐसा ही माहौल दिख रहा है। मुझे निकट से केरल के चुनाव को देखने का अवसर मिला है। मैं पहले भी आया हूं, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ और है, लोगों का मिजाज कुछ और है। केरल में अब सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 9 अप्रैल को वोटिंग और 4 मई को दशकों के कुशासन का अंत की घोषणा अब यह पक्का हो चुका है। एलडीएफ सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केरल में पहली बार बीजेपी और एनडीए की सरकार आने वाली है। बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने आज स्पष्ट किया है कि उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया था और कोर कमेटी को इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी। चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने लिखित में बता दिया था कि वे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा, मैंने कोर कमेटी को लिखित में पहले ही बता दिया था कि मैं किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसलिए ये सच नहीं है कि मुझे टिकट देने से इनकार किया गया, बल्कि सच्चाई यह है कि मैंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया।
बीजेपी नेता ने कहा कि मीडिया में पहले इस मामले पर चर्चा होने के कारण वे स्पष्टीकरण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि यह मामला मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है, इसलिए मैं यहाँ स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। अन्नामलाई ने अपने फैसले का सम्मान करने के लिए पार्टी नेतृत्व का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि वे गठबंधन के लिए प्रचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा नेतृत्व का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे फैसले का सम्मान किया और मुझे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने का अवसर प्रदान किया। सीबीएसई के कक्षा 6 से भाषा फार्मूला लागू करने की योजना पर डीएमके सांसद और वरिष्ठ वकील पी श्रीनिवासन ने कहा कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो 2 भाषा फार्मूले को अपना रहा है। आज तक उस 2 भाषा फार्मूले की बदौलत तमिलनाडु का सकल नामांकन अनुपात और अन्य गतिविधि और जिन छात्रों ने तमिलनाडु से पढ़ाई की है उनका परचम ऊंचा लहरा रहा है। हम इस 3 भाषा फार्मूले को अनुमति नहीं देंगे। समग्र शिक्षा के तहत लगभग 3500 करोड़ रुपए का निपटारा नहीं किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार एक नई चाल चल रही है। निश्चित रूप से जब भी विरोध करने का मौका आएगा और यह राज्य का अधिकार क्षेत्र में होगा तो राज्य इसका विरोध करेगा। और हमारे नेता ने बिल्कुल सही कहा है कि राज्य 2 भाषा फार्मूले से बंधा हुआ है, इसलिए केंद्र सरकार जो भी चोर रास्ते अपना रही है हम उसका जोरदार विरोध करेंगे। जाति आधारित जनगणना पर एआईएडीएमके के प्रवक्ता सत्यन ने कहा कि राज्य सरकार एक सर्वे करवा सकती है, लेकिन जनगणना तो केंद्र सरकार को ही करानी चाहिए। बिहार जैसे दूसरे राज्यों ने पहले ही जाति आधारित जनगणना करवा ली है। डीएमके के पास तमिलनाडु की जनता को दिखाने के लिए उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसके बजाय एमके स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि और उनकी बहन कनिमोझी सड़कों पर घूम घूम कर झूठ फैलाते हैं। पिछले 5 सालों में उनके पास उपलब्धियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनके पास जनता के सामने पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। मुंबई के चेंबूर में एक गैस एजेंसी के बाहर एलपीजी गैस सिलेंडरों के साथ लोगों की लंबी कतार लगी हुई। भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन लोगों को गैस नहीं मिल रहे हैं और सरकार के दावे बिल्कुल अलग सामने आ रहे हैं। इसी बीच मुंबई पुलिस कांस्टेबल अरुण अनमोल ने कहा कि सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 50 से 60 लोगों को बुलाया गया था और उनमें से हर किसी को एक टोकन दिया गया था, लेकिन उन्हें टोकन नहीं मिला। गैस एजेंसी ने उन्हें बता रही है कि जिन लोगों को टोकन और ओटीपी मिला है उन्हें गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी मिलेगी या वे खुद रिफिल के लिए आ सकेंगे। ये है कि कल इनको टोकन दिया गया था, कुछ 50, 60, 70 जो भी टोकन बांटा था, इनको आज सिलेंडर के लिए बुलाया था। इनको सिलेंडर आज मिला नहीं और इनका कहना है कि इनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने क्या कहा है कि जो कल टोकन बांटा था और जिनका ओटीपी आया है उनको कल संडे को यहाँ पे टोटल सिलेंडर मिलेगा, या तो उनको घर में डिलीवरी होगी। 2 में से एक तो यहाँ आके लेके जाओ या तो घर पे। हाँ, सुबह से कितने लोग खड़े? सवेरे 5 बजे से अभी तक 200-300 के ऊपर लोग खड़े हैं। 500-700 लोग खड़े हाँ, भाई अभी मैंने लाइन तो गिना ना, मैं 200-300 के हिसाब में खड़े। अभी तक किसी को कुछ सिलेंडर के कोई तैनात में कुछ किसको एक भी सिलेंडर का बाटला मिला नहीं है। वो हिसाब से लोगों ने भीड़ की है कि लोगों के घर में दिक्कत है, खाना कहाँ से पकाएंगे सिलेंडर नहीं तो। अभी एक दूसरी एक बात यहाँ पर भी आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर मतलब ब्लैक में भी बिक रहा है सिलेंडर। ये बात आ रही है। एक सेकंड उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, ना बोल सकता, क्योंकि मेरे को मालूम रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ, अगर नहीं मालूम तो मैं नहीं बोलूँगा। अगर ऐसी बात आती है तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी, जरूर होगी। और आप डायरेक्ट कंप्लेंट भी कर सकते जो एजेंसी के खिलाफ है ना। अगर आपको प्रॉब्लम है कि भाई इसमें अगर ये ब्लैक में बेच रहे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते कंप्लेंट, कंज्यूमर में भी कर सकते। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि एआईएमआईएम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां मौजूद हैं। यहीं से चुनावी बिगुल फूंका जाएगा। हमें उम्मीद है कि जिस तरह महाराष्ट्र और बिहार के लोगों ने हम पर प्यार बरसाया, उसी तरह से यहाँ भी वे हम पर प्यार बरसाएंगे। गुजरात में कई मुद्दे हैं, आज लोग एआईएमआईएम के विकल्प के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, गुजरात में लोकल बॉडीज़ के चुनाव घोषित हो गए हैं। 26 को पोलिंग होनी है, 28 को रिजल्ट आएंगे और हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ज़ोरों के साथ लड़ने वाली है इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त
और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असद ओवैसी साहब भी आज यहाँ पर अहमदाबाद में मौजूद है। हम भी आए हैं, तो आज एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है। यहाँ से बिगुल बजेगा और इंशाल्लाह पूरे गुजरात के अंदर लोकल बॉडीज पे हम चुनाव लड़ेंगे। और हमको यकीन है कि जिस तरह लोगों ने हमको मोहब्बतों से नवाजा बिहार में, महाराष्ट्र में, इसी तरह लोग यहाँ भी मोहब्बत से नवाजेंगे हमको, और हमको भारी अक्सरियत के साथ पूरे गुजरात के अंदर कामयाबी मिलेगी। देखेंगे ना उसके बारे में यूसीसी के अभी तो खिलाफत है। यूसीसी किस तरह लाया है, क्या लाया, पूरा चेक करेंगे। उसके बाद बहुत सारे मुद्दे हैं गुजरात के। आज देखिए यहाँ पे मजलिस को लोग एक विकल्प के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरे भारत देश के अंदर। असद ओवैसी साहब की क़यादत को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत सारे मुद्दे हम लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उनको यकीन है जनता हमारे को समर्थन करेगी और मोहब्बत से दुआओं से नवाजेगी, जीतेगी। देखिए बिल्कुल मेरा तो ये मानना है और मेरा यकीन भी है, बिलीव है कि जहाँ जहाँ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं या जहाँ समर्थन दे रहे हैं, जैसा हम बंगाल के अंदर लड़ रहे हैं हुमायूं कबीर साहब की पार्टी के साथ गठबंधन में, फिर आसाम के अंदर हमने AIUDF को समर्थन दिया है, गुजरात के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तमिलनाडु में हमने स्टालिन साहब को समर्थन दिया है। तो मेरा यकीन है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, जहाँ जहाँ हम समर्थन दे रहे हैं जिन जिन पार्टियों को, वो तमाम भारी अक्सरियत के साथ जीतेंगे हमारे लोग। और इस मरतबा इंशाल्लाह आप खुद देखना रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे, कामयाब मजलिस को मिलेगी इंशाल्लाह। आने दो ना, यूसीसी का तो चल रहा है ना, हम लोग को कैसा ला सकते हैं यूसीसी का। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि पश्चिम एशियाई देश भारत को अपना दुश्मन माने। वे चाहते हैं कि हम यहाँ कोई ऐसी गलती करें या कोई ऐसा बयान दे जिससे खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों को मुश्किलों का सामना करना पड़े। कांग्रेस चाहती है कि वेस्ट एशिया के देश भारत को अपना दुश्मन समझ ले। हम यहां कोई ऐसी गलती कर दे, कुछ ऐसा बयान कर दे और गल्फ कंट्री से भारतीयों को वहां से बाहर निकलने के लिए मुसीबत आ जाए। इसलिए कांग्रेस गल्फ कंट्रीज को नाराज करने वाले बयान दे रही है। कांग्रेस चाहती है कि पैनिक फैले और उसे मोदी को गाली देने का मौका मिल जाए। अरे कांग्रेस के लोगों, LDF के लोगों, UDF के लोगों, अरे राजनीति अपनी जगह पे है। अरे चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन मेरे केरलम के लाखों भाई बहन वहां है। मेरे लिए उनकी सुरक्षा ये सबसे बड़ा काम है और मैं इसके लिए कमिटेड हूं। प्रियപ്പെട്ടവരെ, साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।